हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे क्लास 10वीं की। तो इसमें क्या है कि चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। बच्चों, एक यूक्लिड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिमाइंडर के विषय में कुछ बातें बताई थी, वो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने बताया था कि जो ए होता है ये किसके बराबर होता है, बी क्यू प्लस आर के। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, यही होता है। कुछ ये अलग से नहीं है, ये यही चीज़ ये भी है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए का मतलब भाज्य से है, बी का मतलब भाजक से है, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल से है। कहने का मतलब, इसका मतलब 1 मिनट में समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर में भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो होगा, जो आपका शेषफल होगा, या तो बच्चों वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा बच्चों, हमेशा भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, भाजक से। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। चलो, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा 0 या 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा बच्चों, भाजक से। ठीक है ना, यहाँ आप लिखो भाजक। ठीक है, कहने का मतलब है, मान लो अगर कोई भी नंबर है, मान लेते हैं मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 9 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 4। यहाँ पे क्या बचेगा, 5। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4। ठीक है ना। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका भाजक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भाजक है तो जो भी शेषफल यहाँ पे जो भी आएगा, या तो इस 0 आएगा या तो इससे 1 कम आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर भाजक 5 है तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 आ सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 से भाग दिया हो, शेषफल में भी 5 आ गया हो। ठीक है ना, ऐसा कभी नॉर्मली होता नहीं। नॉर्मली क्या कभी नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान देना, यही होता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, बाकी चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा 135 बड़ा है या फिर 225। तो आप सबको पता है 225 बड़ा है, तो आपको ध्यान देना है जो संख्या बड़ी होगी वो आपकी भाज्य होगी, जो छोटी होगी वो आपकी भाजक होगी। इस कंडीशन में यहाँ पे 135 आपका भाजक होगा और 225 आपका क्या होगा बच्चों, भाज्य। ठीक है ना। डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, यहाँ पे 135 आएगा। घटाना सबको आता है, 5 में 5 गए 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 90। ठीक है ना। कहने का मतलब ये आपका स्टेप फर्स्ट हुआ। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट में जो भी आपने किया है, देखो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका है भाजक, ये आपका है भाज्य, ये है भागफल, ये है शेषफल। पहला सवाल है, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बता दे रहा हूँ चीज़ों को, आगे हम और तेज़ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 225 है किसके बराबर हो जाएगा, 135 गुणे 1 प्लस 90 के। ऐसे ही आपको करना है। फिर एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी इसके पहले भी आप लोगों ने एचसीएफ निकाला होगा, तो जो आपका शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, जो आपका पहला भाजक होता है वो आपका भाज्य बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 135। एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 90, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 45। ठीक है। तो स्टेप सेकेंड में आपको लिखना है, हूबहू ऐसे ही करना है एग्जामिनेशन हॉल में। देखो यहाँ पे भाजक क्या है, भाज्य क्या है 135, तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस में 45। ठीक है। हमको पता है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम ये प्रक्रिया चालू रखेंगे। तो यहाँ पे 90 2 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0, ये 0 आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप थर्ड। चलो, स्टेप थर्ड में क्या है, भाज्य क्या है आपका 90, भाज्य क्या है 45 इंटू 2 प्लस 0। ध्यान देना बच्चों, जहाँ कहीं भी 0 आ जाए शेषफल में, जब कहीं भी शेषफल में क्या आ जाए बच्चों 0, तो समझ लेना कि आपने अपने आंसर तक पहुँच चुके हो। अब आपको ये ध्यान देना, अच्छा जिस एचसीएफ से मान 0 आता है वही मतलब जिस भाजक से आपका मान शेषफल में 0 आता है वही भाजक आपका एचसीएफ होता है। तो आपको सिंपली लिखना है, अतः मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, अतः 135 और 225 का
HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपने जो किया ना इधर वाला काम, इसको मैं रफ़ कर दे रहा हूँ, ये आपका रफ़ कार्य है। ठीक है ना। आपको फेयर कॉपी में ऐसे लिखना है या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे लिखना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, तो चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन और फर्स्ट के सेकेंड पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और पहले का दूसरा क्या कह रहा है आपसे। सेम यही काम करना है, दूसरा तीसरा तीनों में। अब यहाँ पे है 196 और 38,220। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 196 बड़ा है या फिर 38,220। तो आप बोलोगे सर जी ये साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो जो बड़ा है वो आपका भाज्य बन जाएगा, जो छोटा है वो आपका भाजक बन जाएगा। सेम वही काम करना है। तो 196 में किससे भाग करेंगे, 38,220 में। चलो एक बार ले जाओ, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 9, 8, 17, 2 में से 1 गया 1, 186 आया। बगल वाला 2 यहाँ पे हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखो भाग करने का तरीका क्या है, जैसे बड़े बड़े भाग आते हैं थोड़ा सा, तो उसको करने का तरीका है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 19 है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 186 है, तो 19 का पहाड़ा पढ़ो, तो 19 9 171 होता है, लगभग 9 बार जाएगा। ऐसे आपको अनुमान लगाना है। ठीक है ना, एक अनुमान लगाना है। तो 9 बार ले जाओ, 9 6 54 का 4, हाथ लगा 5, 19 9 171, 5 176। अब यहाँ पे आपको घटा देना है, 12 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8। अब यहाँ पे देखो क्या बचा बच्चों, 15, यहाँ पे क्या बचा 15, 15 में 7 गया, कितना आएगा बच्चों 9। यहाँ पे क्या बचा, 7 में 7 गया 0, और 15 में 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, 1 में गया 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, बगल में 0 है तो उतार लेंगे। अच्छा, किसी भी नंबर के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको लिखें या फिर ना लिखें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे 19 बचे 95, लगभग 5 बार जाएगा। 5 बार अगर ले जाओगे तो बच्चों यहाँ पे पूरा कट जाएगा, 980 आ जाएगा। इसको सबट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले ही स्टेप में 0 आ गया, तो यहाँ पे मेरे को दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखना है बच्चों, भाज्य। यहाँ पे भाज्य क्या है आप लोग मुझे बताओ। तो बोलोगे सर यहाँ पे आप 38,220 है, भाजक क्या है 196 है, भागफल क्या आया 195, शेषफल क्या आया 0। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है, शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल 0 आया। ठीक है, शेषफल 0 किस भाजक से आया 196 से। ठीक है ना, सेम कलर हो गया क्या, ये 196 है। चलो मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पे 0 किससे आया 196 से। ठीक है ना, तो इसका मतलब 196 आपका सेफ हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 196 कामा 38,220 का HCF इज इक्वल टू 196, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन और पहले के थर्ड में। ठीक है, अभी आसान सवाल है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यही एक स्टेप करना है, बार बार भाग देना है, देखना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके सामने है 225 और क्या है बच्चों 867। अब ये बताओ 225 बड़ा है कि 867, 255 बड़ा है कि 255 है, 255 बड़ा है कि 867। तो आप बोलोगे कि 867 बड़ा है। ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। आपको पता है कि जो छोटा नंबर होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, जो बड़ा नंबर होता है वो आपका भाज्य होता है, जो छोटा नंबर होता है वो आपका क्या होता है बच्चों 255 है, 255। इसको यार थोड़ा सा रफ कर देते हैं, या फिर इसको एक ऐसे हटाओ इसको, हाँ 2 अरे बार वही हो रहा है 255 255। चलो यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 25 3 75, 3 बार ले जाएं तो 25 3 बचे 15 का 5 हाथ से लगा 1, 25 3 75 और 1 76, कितना है बच्चों 700। अब यहाँ पे घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, भाज्य क्या था 867, भाजक क्या था बच्चों 255, भागफल क्या आया 3, शेषफल क्या आया 102। आसान सी चीज़ें हैं, आसान बातें हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे 102 फिर से आपका भाजक बन जाएगा, ऊपर वाला भाजक आपका भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे 255 कितनी बार जाएगा बच्चों? आप बोलोगे सर 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 204। घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, 51 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप सेकंड, काम वही करना है बच्चों, बार बार करना है। स्टेप सेकंड में क्या किया मैंने? भाज्य क्या रखा? 255। अगर 255 में 102 से भाग दिया तो भागफल क्या आया? 2। शेषफल क्या आया बच्चों? 51। अब यहाँ पे 51 आपका फिर से भाजक बन जाएगा और 102 पहले वाला भाजक आपका भाज्य बन जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 102। घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप थर्ड। देखो यहाँ पे क्या है? 102 कैसे बनता है? 51 में 2 का मल्टीप्लाई करके 0 ऐड करने पे। अब यहाँ पे फिर से आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मेरा 0 आ गया। ये देखो 0 आ गया, 0 आ गया ना, मैं यही ढूंढ रहा था। अभी आपको ध्यान देना है बच्चों, शेषफल 0 आते समय हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं? 51 से भाग दे रहे हैं। 51 से भाग देने पे शेषफल 0 आया, तो यही 51 आपका आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान देना, जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही एचसीएफ होता है। अब आपको लिखना है अतः 867, 255 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों? 51। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही आपको चीज़ों को हल करना है, बहुत ही आसान है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में चलने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन को रटने का प्रयास करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी क्वेश्चन है आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों, इसको आपको ध्यान देना है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। इसको आपको दिमाग में रखना है, क्या होता है मैं भी समझाऊंगा। देखो विषम पूर्णांक क्या होता है कि मतलब पूर्णांक तो संख्याएं क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा चलो इंट्रो दे देता हूँ। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है बच्चों? ये 1 से अनंत तक पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं, 3, 4। चलो एक मैं लाइन ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना, क्योंकि बहुत रटने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग रटने का कोशिश करते हो। देखो एक मान लो एक लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होगा 0, 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। इधर -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। यही आपका होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं यही होती हैं। अब धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो बच्चों ये इधर से आ जाओ, 0, ये सारी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो भी होती हैं। अच्छा, आपको पता ये भी पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय प्राकृतिक संख्या होता है। तो वो बात आप लोग शायद न समझ पाए, लेकिन बस केवल इतना समझा, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब जो नंबर पॉजिटिव मतलब प्लस में हो और विषम हो, जैसे 1, 3, 17, 15, 19, इस प्रकार के नंबर, ठीक है ना। हमको दिखाना है कि इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं वो बच्चों किस फॉर्म में होते हैं, वो या फिर 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होते हैं। अब सबसे पहले वो पूर्णांक क्या है, तो हमको तो पता नहीं पूर्णांक कौन सा है, तो मैं मान लेता हूँ, माना एक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक मैंने a मान लिया है, अब यहाँ पे समझो, देखो मैंने बताया क्या भी कि a बराबर क्या होता है? bq+r, कुछ भी मान लो। तो ये b क्या होता था? आपका भाजक होता था, क्यों? आपका भागफल होता था। अब यहाँ पे देखो वही फॉर्म दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब भाजक क्या है? 6 है। अगर आपका धनात्मक पूर्णांक आपने ये मान रखा है, अगर उसमें 6 से डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल आएगा और यहाँ पे नीचे कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। अब ये शेषफल जो होगा बच्चों वो क्या होगा, यही आपको ध्यान देना है। भाजक 6 है, इसका मतलब शेषफल आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। बच्चों अगर आप 6 से भाग कर रहे हो किसी भी नंबर में, तो क्या कभी 6 शेषफल आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या कभी शेषफल 7 आएगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि शेषफल उस नंबर से 1 कम होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। इसके बीच में हो सकता है। चलो अब यहाँ पे समझना आप लोग, अगर रिमाइंडर 0 होगा तब पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6q+0 के फॉर्म में। बात क्लियर है? अगर रिमाइंडर 1 होगा तो पूर्णांक को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 6q+1
1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी प्रकार अगर रिमाइंडर 2 होगा तो उस पूर्णांक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर पूर्णांक 3 हो, रिमाइंडर 3 हुआ तो 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में। इसी प्रकार बताओ बच्चों आप लोग मुझे 6 क्यूब प्लस 4 और यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो अगर रिमाइंडर 6 बच रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना है बच्चों, हमको केवल ये दिखाना है कि केवल विषम मतलब जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। इसका मतलब मैं ये दिखा दूं कि सम संख्याएं जो हैं वो इस फॉर्म में नहीं होंगी, तो इससे क्लियर हो जाएगा विषम संख्याएं सभी इसी फॉर्म में होंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर कर सकते हो सब में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओ आर है, ठीक है ना, ज़्यादा छोटा हो जाए तो समझ लेना, बस यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ a बराबर, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। क्यों, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 2 में किसी भी संख्या में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो, कोई भी सम हो विषम हो, इसका मान हमेशा बच्चों क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम। अब यहाँ पे a बराबर क्या है 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a बराबर, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लूँ बच्चों तो यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 बचेगा। अब ये समझो, ये कुछ भी नंबर हो, अगर इसमें मैंने अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये नंबर सम नहीं होगा? बोलोगे आप सर बिल्कुल ये सम नंबर होगा। अब यहाँ पे a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, इसमें कॉमन नहीं करते, चाहते तो कॉमन कर लेते 3, लेकिन यहाँ पे मेरे को वो नहीं मिलता जो मैं चाहता था, अभी मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे a बराबर देखो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 3 क्यूब प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। अब ये बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, ये 3 क्यूब प्लस 2 कोई पूर्णांक होगा, उस पूर्णांक में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या ये भी सम संख्या आएगी? आ गई ना। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है कि इन संख्याओं के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं, सम संख्याओं के अतिरिक्त जितनी भी विषम संख्याएं हैं, क्या इनका फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में नहीं आ रहा है? आप बोल रहे हो, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो यही आपको लिखना, यही आपको दिखाना था, लिखना आप लोग। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक, इसको आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। विषम पूर्णांक मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड लगेगा। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। ये प्रूफ हो गया ना। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ कोई भी नंबर, ये आपका हल हो गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब इसके कहने का मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 15, तो सर बोलोगे, सर आप बोलोगे कि सर ये 15 है, इसको दिखाइए कि ये 6 क्यूब प्लस इस फॉर्म में आएगा, इन तीनों में किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। तो मैं कैसे दिखाऊँगा? 15 को कब मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 प्लस 3। तो क्या 15 को मैं यहाँ से देखो, क्या 15 को मैं 6 यहाँ पे क्यों कोई ना कोई पूर्णांक था, प्लस 3 इस फॉर्म में आ रहा है, 6 क्यों प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कोई भी नंबर ले लो, मैं कहता हूँ दिखाओ कि 51 इस फॉर्म में कैसे आ रहा है सर। तो आप बोलोगे 6 इंटू 8 प्लस 3, यहाँ पे 8 क्या है बच्चों, पूर्णांक है, देखो 6 क्यों प्लस 3 के रूप में आ रहा है। इसी प्रकार मैं कहता कि 49 दिखाओ, तो 6 क्यों प्लस 1 के फॉर्म में आ जाता। मैं कहता 53 दिखाओ, तो 6 क्यों प्लस 5 के फॉर्म में आ जाता। अब आप बोलोगे कि सर जी मेरे को 3 को दिखाओ किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 को भी बच्चों लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 3 के फॉर्म में, ठीक है ना। 0 पूर्णांक है, अभी मैंने बताया पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान पूरे को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो सभी वैल्यू क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक होती हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होंगी, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सवाल को रटने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को बहुत ही आसानी से आप लोग सीख पाओ, ठीक है। तो ये करने का तरीका है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी प्रकार से देखते हैं, देखिए कैसे नॉर्मली हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ये, देखो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान समझना है, पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब क्या यहाँ पे आपको एक कीवर्ड समझना है, क्या कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने स्तंभ होंगे। देखो बच्चों,
यहाँ पे क्या है बच्चों, 616 सदस्यों की आर्मी की सेना है, आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें कितने सदस्य हैं बच्चों, 616 है। यहाँ पे आर्मी मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझना, अब आगे क्या कह रहा है, एक चीज़ और है कि इसको क्या करना है बच्चों, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आर्मी बैंड में कितने सदस्य हैं बच्चों, 32। बैंड मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश के स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे बच्चों आपको समझना है थोड़ा सा, यहाँ पे 616 हैं। अब ये एक बोल रहा है कि क्या कह रहा है कि दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जितने भी स्तंभ इस आर्मी वाले में होंगे, मान लेते हैं हम 1 2 3 ऐसे कितने भी होंगे हमको नहीं पता है, उतने ही इसमें भी होने चाहिए। यही आपका सवाल है, यही आपसे कह रहा है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसका मतलब जितनी संख्या आर्मी वाले की होगी उतनी ही क्या होगी, बैंड वाले की होगी। अब हमको ये तो पता नहीं है कि कितनी होंगी, तो हम मान लेते हैं कि इसकी संख्या क्या है बच्चों, ए। कुल कितने स्तंभ हैं, ए। अब प्रत्येक स्तंभ में हम मान लेते हैं कि एक्स क्या है, एक्स पर्सन है प्रत्येक पंक्ति में। अब कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, ए। इसी प्रकार बच्चों अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि दोनों का समान दिया है। अब इसको मान लेते हैं वाई। अब थोड़ा सा एक बात मेरे समझना आप लोग, जैसे मान लो ये क्लास है, आपकी क्लास में 3 बैठने की बेंच है। प्रत्येक बेंच पे बच्चों 3-3 व्यक्ति बैठते हैं, 3-3 बच्चा बैठता है। तो इन तीनों सीटों पे कुल कितने बच्चे बैठेंगे, 9, ठीक है ना। अब इसी प्रकार बताओ कुल कितने आर्मी पर्सन हैं, 616। एक कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक, यह ए। और एक पंक्ति में कितने सदस्य हैं, एक्स। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या 616 को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू एक्स के रूप में। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे मैंने समझा दिया। मान लो प्रत्येक पे 4-4 बैठते हैं और 3 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार 616 अगर हमको पाना है तो पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार बच्चों कुल 32 पर्सन है और यहाँ पे पंक्तियों की संख्या ए है और प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, वाई। तो अगर मुझे 32 चाहिए तो मैं ए इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको समझना है बच्चों एक बेसिक चीज़ जो आपको समझना है। अब सवाल की यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्या पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब ये देखो यहाँ भी स्तंभ क्या है बच्चों, ए है। यहाँ भी स्तंभ क्या है बच्चों, ए है। यहाँ भी स्तंभ क्या है, ए है। अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो मैं क्या ए पूरा कॉमन आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर ये मुझे दोनों में से अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो दोनों में मैक्सिमम चीज़ कॉमन करने का मतलब HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। मैं इसकी एक बार और थोड़ी सी डिफिनीशन बताता हूँ। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो। जैसे मैं कहता हूँ 15 और 12, तो आप सबको पता है इसका HCF 3 होगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो क्या है, ये 5 × 3, ये 3 × 4। तो इसका मतलब 3 ऐसी संख्या है जो इसमें भी उपस्थित है, इसमें भी। तो इसकी डिफिनीशन ये होती है HCF की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, वही HCF होता है। इसका मतलब है यहाँ पे ए दोनों में उपस्थित है, तो इसका मतलब मुझे 616 और 32 का HCF चाहिए। तो HCF निकालने का 2 तरीका है बच्चों, या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल लो, यहाँ पे आप किसी भी तरीके से निकाल लो। ये तो बोला नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे निकालो, तो चलो निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखो बच्चों 32, यहाँ पे लिखो या फिर चलो अलग अलग कर देते हैं। 32 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 32 का अगर फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब 616 को क्या लिख सकते हो, चलो फैक्टर कर लेते हैं। अब इसको तो नहीं बना सकते ना। 616 यहाँ पे लिखो, करो 308 10154, फिर बच्चों 2 से 7, फिर बच्चों 7 से 11, फिर 11 से 1। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, क्या यार 2 × 7 × 11। बच्चों HCF का मतलब होता है, आगे शायद मैं पढ़ाऊँगा भी आएगा, तो इसका मतलब होता है कि वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। देखो
एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे है, 3 2 के अलावा कुछ भी कॉमन है? इधर ध्यान से देखो, ये तीनों 2 कॉमन है, दोनों में है। HCF का मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में हो। तो 3 2 के अलावा इसमें तो 2 है, लेकिन अब इसमें इसके अतिरिक्त 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 616 और 32 का HCF ही ए होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। देखो ध्यान से, HCF ही ए होगा ना, का HCF बराबर क्या होगा बच्चों 8। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें स्तंभों की संख्या क्या होगी 8, ठीक है ना। ए बराबर क्या होगा बच्चों 8। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात एकदम मैंने इसको डिटेल में समझाया। नॉर्मली करते क्या है कि इसको डायरेक्ट HCF निकाल देते हैं, तो अगर भाई HCF ही निकालना था तो सवाल देने का कोई औचित्य नहीं था। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको ना क्लियर हुआ तो दोबारा एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से कोशिश करना, फिर दोबारा अगर आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इसको नॉर्मली करता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 32 और 616, इसका आपको निकालना है HCF। तो कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाए, 32 से 32, घटाओ 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2। यहाँ पे देखो 3 9 27, 9 बार ले जाएं। अब यहाँ पे देखो 3 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे देखो ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप फर्स्ट, वही जो आप इसके पहले कर देते हैं। 616 इज इक्वल टू 32 × 19 + 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका शेषफल 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, जो ऊपर वाला भाजक होता है वो आपका भाज्य बन जाता है। तो 8 चौक 32, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यही मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप सेकंड में, क्या लिखोगे बच्चों, 32 = 8 × 4 + 0। यहाँ पे जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाए समझ लेना कि आपका काम हो गया है। आपको लिखना अतः पंक्तियों की अधिकतम संख्या बराबर 8, अतः पंक्तियों क्या होगी बच्चों 8, ठीक है ना। ये आपका सवाल का आंसर हो गया। अगर जिसको वो इस विधि ना समझ में आई हो तो ये समझ लो, लेकिन मैं कहूँगा बच्चों चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, ठीक है ना। नहीं तो फिर नॉर्मली जो आप बुक लगा रहे हो उसके अलावा कोई बुक लगाओगे, फिर लगाने में तकलीफ़ होने लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ना कि सवाल को रटने पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस फॉर्म में होता है। सबसे पहले ऐसे सवालों में मैं कुछ ना कुछ धनात्मक पूर्णांक मान लूँगा। लिखो, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई धनात्मक है यार बच्चों, समझ लेना आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ लिख लेना, आप लोग लिख लो। माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों, a है, ठीक है ना। अगर a धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे 3m दिख रहा है ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 3 से a में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्यों आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। जो भी रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर क्या होगा 2। अब मैं अलग अलग कंडीशन में देखता हूँ। जब रिमाइंडर 0 होगा तब a बराबर क्या होगा, तब a बराबर होगा बच्चों क्या होगा 3q + 0। भाज्य अगर देखो, अगर रिमाइंडर 0 है तो 3 गुणे भागफल कुछ आएगा 0। अगर रिमाइंडर 1 है तो बच्चों क्या होगा, a बराबर 3q + 1। अगर रिमाइंडर बच्चों 2 होगा तो a बराबर क्या आएगा 3q + 2। बिल्कुल क्लियर है मेरी बात ना। अब यहाँ पे समझो, चलो यहाँ पे इसको देखो बच्चों। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब क्या है कि इसका वर्ग करना है। तो चलो वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों a², ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो यहाँ पे a² बराबर, या फिर यहाँ पे आप बार बार a लिखो या फिर ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं है, आप सब लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे बार बार a लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इसको केवल लिखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3q + 1 का स्क्वायर,
यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3q + 2 का स्क्वायर। क्लियर है। 3q का स्क्वायर का मतलब बच्चा क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर + 1 + 6q, यहाँ पे 9q स्क्वायर + 4 + 12q। ठीक है ना, यही आएगा। अब आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m 3m या फिर 3m + 1 के रूप में होता है। अब यहाँ पे समझो, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों बैटरी भी कम है, चलो मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे इन दोनों में देखो बच्चों 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा 3q स्क्वायर + 2q। अब पूरे के बाहर क्या बचा बच्चों प्लस का 1। इसी प्रकार यहाँ पे बच्चों अगर 3 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, ये उल्टा ले रहे हैं। चलो इधर देखो 3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों 3q स्क्वायर + 4q प्लस यहाँ पे 4 को लिख सकते हो 3 + 1, 3 कॉमन निकाल लिया 1 बचा, पूरे के बाहर 1 बचा। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये भी कोई पूर्णांक होगा, ये भी कोई पूर्णांक होगा, ये भी कोई पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो हम मान लेते हैं हमको प्रूफ m के फॉर्म में करना है, तो मान लेते हैं पूर्णांक m होगा। तो बच्चों ये क्या हो गया 1m। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3m, बगल में +1 है तो +1, यहाँ पे क्या हो गया 3m। अच्छा ये 3m हो गया और ये 3m + 1, ये भी बच्चों 3m + 1, m 3m, ये 3m ही है बच्चों। ठीक है ना, ये 3m + 1, ये भी 3m + 1। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अच्छा ही बच्चों यहाँ पे यार एक चीज़ ध्यान देना है, आपको हो गया काम ये भी ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 3m प्रूफ करना है ना। तो ये 3, ये कोई पूर्णांक m है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 3m। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूर्णांक कोई भी होगा तो ये 3m + 1, ये भी 3m + 1, आप कुछ सीधा लिख लो यार। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसी फॉर्म में होता है, बस प्रूव्ड। ठीक है ना, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही आसान सी बातें हैं। यहाँ पे आपको और लिख देना है। ठीक है ना, थोड़ी सी राइटिंग में मत जाना बच्चों, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो आप लोग को मैं चाहूँगा पूरा मैथ पढ़ाऊँ, तो राइटिंग वाइटिंग पे थोड़ा सा कम जाना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, समझा देता हूँ डिटेल में। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको नोट करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन करें, जैसे मैं करता हूँ कर देता हूँ 3 का घन, तो 3 का घन क्या आता है बच्चों 27। तो हमको दिखाना है कि ये किस फॉर्म में होगा 9m। अब ये देखो 27 को क्या लिख सकता हूँ 9 × 3, m का मतलब क्या है बच्चों, कोई ना कोई पूर्णांक होगा। तो देखो ये 3m 9m के फॉर्म में आ रहा है। मैं लिखता हूँ 64 को, तो मैं 64 को अगर दिखाना चाहूँ तो क्या दिखा सकता हूँ 9 × 7 + 1, देखो 9m + 1 के फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार कोई भी नंबर ले लो, तो किसी भी ये मतलब कोई भी संख्या का अगर घन करोगे, अब आप बोलोगे सर 2 का घन करेंगे, तो करो 2 का घन, क्या आएगा 8। 8 को क्या लिख सकते हैं 9 × 0 + 8, देखो 9m + 8 के फॉर्म में आ गया। बस आपको यही दिखाना है कि सभी कोई भी नंबर लेंगे अगर उनका मैं घन करूँगा तो इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है बच्चों, यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ लिख लो, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्या मान लिया a। अब a में अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा r। अब r का मान क्या हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8। अब ये बताओ अगर मैं रिमाइंडर को इतना लूँ और बार बार 8 यहाँ पे एक बार 1 रख के चेक करूँ, 2 रख के चेक करूँ, 4 रख के चेक करूँ, .8 रख के चेक करूँ, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमको पता है कि 9 का ही मल्टीपल 3 होता है। तो अगर मैं 3 में चेक करना चाहूँ तब भी चीज़ें चेक हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं करता क्या हूँ कि 9 के स्थान पर मैं प्रेफर करता हूँ 3 लेने के लिए, जिससे क्या चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए और कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए, केवल इसलिए। ठीक है ना,
यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मान लिया मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसमें मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा, अब ये बताओ बच्चों आप क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर या अगर 3 ले रहे हैं तो या फिर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब जब 1 होगा तब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा बच्चों 3q + 0। एक कंडीशन ये बनेगी, इसका क्यूब कर देते हैं, क्यूब घन करना है ना, देखो धनात्मक पूर्णांक का घन। एक कंडीशन बनेगी बच्चों 3q + 1। एक कंडीशन क्या बनेगी बच्चों 3q + 2। अब यहाँ पे देखो 3q + 3 का क्यूब क्या होगा 27, क्यू का क्यूब तो हो जाएगा 27 का क्यूब। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है आप मुझे बताओ। a क्यूब मतलब 27 q क्यूब + b क्यूब मतलब 1 + 3a² b। a² का मतलब 3 त्रिक का 9 q² तो 9q²। अब फिर 3ab², यहाँ पे 3 त्रिक का 9q। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना 3a² भी तो 3 त्रिक का 9 त्रिक, यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग बना लो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना लेना है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 27, ठीक है ना। चलो अब इसी प्रकार इसका क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों a क्यूब मतलब 3, a क्यूब का मतलब क्या होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। चलो बच्चों आराम से एंजॉय करके पढ़ो, कोई तकलीफ़ नहीं है यार, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। a क्यूब + b क्यूब का मतलब 8 + 3a² b। यहाँ पे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुना 54 q²। इसको आप लोग कर लेना, आप लोग को तो आता होगा ना। फिर 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 क्यों। चलो 27 क्यूब को क्या लिख सकते हो, देखो हमको 9 के फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ पे 9 कॉमन निकालो। अगर 3 के फॉर्म में दिखाना हो तो 3 कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 3q क्यूब। अभी इसमें देखो बच्चों एक को लास्ट में कर दो और 9 कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q क्यूब + 3q² प्लस, अब यहाँ पे देखो क्यों, इसमें देखो 1 नहीं कॉमन किया था तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब यहाँ पे देखो बच्चों सेम यही प्रकार 8 उधर ले, 8 मतलब लास्ट में कर दो और 9 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा बच्चों 3q क्यूब + 6q² + 4q और प्लस में 8, ठीक है ना। बस हो गया, यही आपका सवाल था। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझ लो यार। अब दिखाना था कि प्रत्येक कोई भी विषम मतलब अगर होगा विषम नंबर होगा उसका घन करेंगे तो यही फॉर्मेट में आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। अब ये देखो यहाँ पे ये भी कोई पूर्णांक होगा, ये भी कोई पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब हमको तो पता नहीं है कौन सा पूर्णांक होगा, तो हम मान लेते हैं कि सभी पूर्णांक क्या हैं, कुछ ना कुछ हैं, तो m मान लेते हैं। तो बच्चे क्या हो जाएगा 9m। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों क्या हो जाएगा 9m + 1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 9m + 8। देखो ये पूरा 9 का मल्टीपल है तो 9m + 8 प्लस अलग से है तो अलग से, ये भी प्लस अलग से है तो अलग से। इसको भी क्या है कर रहे हैं लाल में, तो इसको भी ब्लैक कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 9m, ठीक है ना। आपको लिखना है आता है, बहुत आसान चीज़ें हैं ना, समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन लिख लेना है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन लिख लेना। इसी फॉर्मेट में होता है किसमें बच्चों 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में होता है। बच्चों ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। देखो मैं थोड़ा सा बातें बता देता हूँ, आपको कहीं भी तकलीफ़ हुई हो थोड़ी सी भी, अगर वैसे मैंने बहुत ही बेसिक से क्लियर किया है तो तकलीफ़ नहीं होगी। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा जेन्युइन क्वेश्चन के साथ आना, फालतू क्वेश्चन मत लाना। तो ये आप लोग नोट कर लो, और आपको कोई भी तकलीफ़ होती है तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और आप लोग बहुत खुश रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, बर्डन की तरह न लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी के।